गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोटेक रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था ओशन रिसोर्सेज के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये टॉपिक भी पहले वाले टॉपिक की तरह हमारा मल्टीपर्पज़ यूज़ में रहने वाला है, क्योंकि ये जितना मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये टॉपिक जितना ईवीएस के लिए, एनवायरनमेंट साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे ज्योग्राफी के 4th सेमेस्टर के सिलेबस के लिए भी है। हम ओशंस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने ओशंस का जाना, ओशंस होते गए हैं, बेसिकली वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग उनका क्या रैंक है, उनका एरिया कितना है, फीचर्स हम उनके नोट डाउन कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ ओशंस, यानी कि जो हमारा ओशंस है, महासागर हैं, उन ओशंस का हमारे पास मतलब बेसिकली यूज़ क्या है। डिफरेंट यूजेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोग देखिए, डिफरेंट यूजेस के अंदर सबसे मेजर जो यूज़ ओशंस का हमारे सामने है वो है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के अंदर या क्लाइमेट को कंट्रोल करने में किस तरह से जो हमारे ओशंस हैं वो यूज़फुल होते हैं, वो हम यहाँ पर आज थोड़ा सा देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को, मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओशंस का या ये कहें कि वाटर का एक ख़ास गुण जो है, एक ख़ास क्वालिटी जो है, वो क्लाइमेट कंट्रोल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो जो फीचर्स है, वो कौन सा है, वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जल यानी कि जो वाटर है उसकी एक सबसे बड़ी जो खूबी पाई जाती है वो ये है कि बेसिकली वो बहुत देर से गर्म, वो देर से ठंडा होता है। जो देर से गर्म, वो देर से ठंडा होने का जो गुण या जो अब क्वालिटी वाटर के अंदर होती है, उसी की वजह से इसके सराउंडिंग में जो स्थल भाग लगता है, जो भूमि इस जल क्षेत्र के आसपास लगती है, वहाँ की जलवायु के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सपोज़ ये हमारी वाटर बॉडी हैं। वाटर बॉडी हमारे तीनों तरफ से, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो तीनों तरफ से जल राशियों से घिरा हुआ है। तो हम अमूमन देखते हैं कि वो सभी जो बंदरगाह हैं, वो सभी जो ऐसे राज्य हैं महासागरों के, सागरों के, खाड़ियों के साथ साथ लगे हुए हैं, वहाँ की जलवायु और ऐसे स्थान की जलवायु जो कि भूमि मतलब स्थल भाग, जल भाग से काफ़ी दूर हैं। तो जो भाग जल के साथ लगे हुए हैं, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वो सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पुदुचेरी भी शामिल है, जो कि समुद्र तट को छूता है। इन सारे ही तटीय क्षेत्रों में, इन सारे तटवर्ती राज्यों के अंदर सम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा ना तो सर्दियों में ठंडी होती है और ना ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। एक तरह से सम जलवायु पाई जाती है। और सम जलवायु पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो मुख्य तौर पे सागर, महासागर या खाड़िया जल राशियां होती हैं, उनमें जल जो है वो देर से गर्म, वो देर से ठंडा होता है। इसके विपरीत वो स्थल भाग जो कि जल के संपर्क से काफ़ी दूर हैं, या ये कहें जो लैंड लॉक्ड हैं, स्थल अवरुद्ध हैं, यानी जिसके किनारों पर किसी भी जल राशि का प्रभाव क्षेत्र नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का मतलब जो सर्दियों में बहुत ठंडी और गर्मियों में बहुत गर्म होती है। तो बेसिकली आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं जगह से। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोलर ऑफ क्लाइमेट। मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली है क्या, यही वो कारण है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, सम और विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद है ओशंस इज कॉल्ड द सेवर बैंक ऑफ सोलर एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि क्या है, हमारे सागरों की जो जल राशियां हैं, उन जल राशियों के ऊपर की 200 मीटर की परत पर तो सूर्य का प्रकाश अपनी ऊष्मा प्रदान करता है, परंतु उससे ज़्यादा गहराई पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में असमर्थ है। अब सूर्य का प्रकाश पहुंचने में असमर्थ है तो जो हमारा सूर्य तप है, यानी कि जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाला गुण है, वो भी कम पाया जाता है। परंतु सागरों, महासागरों या जल राशियों के आंतरिक भागों में एक संवहनीय धाराओं का चक्र चलता है, जिसके कारण ऊपर का जो तापमान है वो नीचे की परतों में बड़े आराम से समाहित हो जाता है और इस गुण को वो बड़े लंबे समय तक धारण करके रखते हैं।
अब मैं आप लोगों को एक और फैक्ट यहां पर बताने वाला हूं जो आप लोगों को अमूमन पता भी है। अगर हम लैंड एरिया की बात करें यानी स्थल भाग की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम सी एरियाज की बात करें, तो लैंड एरिया के अंदर जो सबसे ठंडा महीना हम काउंट करते हैं वो कौन सा होता है? आप सभी ये अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आप जर्नली आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा दिसंबर, विच इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर को पढ़ा होगा या आपने वायुमंडल को पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी के अंदर भी एक खास किस्म का गुण होता है कि वो बहुत जल्दी गर्म, वो बहुत जल्दी ठंडी होती है, स्थल भाग। और जल का एक गुण होता है कि वो बहुत देर में गर्म, वो देर में ठंडे होते हैं। तो जल्दी ठंडी होने के कारण इसमें सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी और सबसे गर्म महीना होता है जुलाई का। ठीक है, स्थल भाग की अगर हम बात करें। लेकिन अगर मैं जल भाग की बात करूं तो यहाँ सबसे ठंडा महीना आपका फेब काउंट होता है और सबसे गर्म महीना आपका अगस्त होता है। यानी कि इन जनवरी और जुलाई से एक एक महीना और, क्योंकि सागरों जल राशियों को और अधिक समय लगता है अपने क्वालिटी को, अपने जो गुण हैं, अपने अंदर टेम्परेचर को मतलब रोटेट करने में, सर्कुलेट करने में। ठीक है, सो अब आते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। वो क्या कह रहा है? द रेट ऑफ कूलिंग इज मच स्लोअर देन द लैंड। के जो सागर, महासागर, नदियां, झील, तालाब इत्यादि होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ कूलिंग, जल के ठंडे होने की जो मात्रा है, रेट है, वो काफ़ी कम होती है। इसका मतलब वो बड़े देर में ठंडा होता है। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जल का जो एक समकारी प्रभाव है, वो प्रभाव क्या है कि उसके अंदर टेम्परेचर को रोटेट करने का जो गुण है वो बड़ा धीरे होता है, जिस वजह से उसका रेट ऑफ कूलिंग भी काफ़ी धीरे होता है और रेट ऑफ हीटिंग भी, वो बहुत देर में गर्म, वो देर में ठंडा होता है। ओशन कंट्रोल द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर द अर्थ। यानी कि जो महासागर होते हैं वो हमारे पृथ्वी के ऊपर तापमान व वर्षा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। देखिए, तापमान को कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ तो अभी ने जस्ट आपको बताई कि मान लीजिए वो तटवर्ती राज्य जो कि समुद्रों, सागरों, झीलों के नज़दीक हैं, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ना तो गर्मियों में बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है, इसी को हम सम जलवायु कहते हैं। परंतु ऐसा क्षेत्र जो कि लैंड एरिया से काफ़ी दूर स्थापित होते हैं, वहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, यानी तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और सर्दियों में तापमान काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो जो स्थल अवरुद्ध होते हैं, यानी जो हमारे भूमि स्थल जल से दूर होते हैं, वहाँ पर तापांतर, यानी कि सुबह के अधिकतम और शाम जो हम रात को न्यूनतम तापमान दर्ज करते हैं, उनके बीच में अंतर बहुत अधिक होता है। परंतु जो भाग जल राशि के समीप होते हैं, उन राज्यों में या उन जिलों में या उस स्थल भाग पर दैनिक तापांतर जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि तापमान ना बढ़ता है ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है। तो टेम्परेचर के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया। अब आते हैं रेनफॉल के बारे में। देखिए, रेनफॉल का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा जो सबसे मुख्य भाग है संघनन में, सबसे मुख्य क्रिया है वर्षण में, वो है वाष्पीकरण। और जो स्थल भाग जल के समीप होता है वहाँ पर तापमान में थोड़ा सा अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो जल बहुत जल्दी वाष्पीकृत होकर कहाँ पर, वायुमंडल में पहुँचता है, औसांक बिंदु प्राप्त करते हैं, संघनन प्रक्रिया होती है और उसके बाद वर्षा आराम से हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में एक तो हमारे बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान और दूसरा ही हमारा जो तूफान था वो अरब सागर में। ठीक है, इन दोनों ही तूफान, एक तो ताउते था और दूसरा था यास, अभी यास का प्रभाव चल रहा है। ये जैसे ही स्थल भागों से जल राशियों से स्थल की तरफ पहुंचते हैं तो तटीय क्षेत्रों में जैसे कि उड़ीसा, आपका कर्नाटक, आंध्रा, इनके अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं वो तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी से एंटर करते हैं। जो अरब सागर से एंटर करते हैं वो सबसे ज़्यादा तूफान परेशान करते हैं महाराष्ट्र को, गुजरात को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर सीधा हिट करते हैं। ताउते ने जो हिट किया था गुजरात महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों को किया था, यास जो हिट कर रहा है वो हिट कर रहा है आपका उड़ीसा, आंध्रा के क्षेत्रों को। राइट, सो जैसे ही तट से टकराते हैं बहुत अधिक वर्षा प्रदान करते हैं और जैसे जैसे ये अंदरी भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करते हैं वर्षा की मात्रा को कम होती चली जाती है। ऐसे ही जो मॉनसून पवनें होती हैं, हमारे भारत में दो तरह की मॉनसून पवनें प्रवेश करती हैं। एक
जो कि अरब सागर से उत्पन्न होती हैं, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जनरली जो अगर हमारा भारतीय ये क्षेत्र है और कोई भी मानसून पवनें अगर अरब सागर से एंटर करती हैं तो वो इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा करती हैं। यहाँ पर हमारे कौन से घाट हैं? पश्चिमी घाट हैं। और यहाँ पर कौन से घाट हैं? पूर्वी घाट हैं, राइट। तो जो मानसूनी पवनें अरब सागर से प्रवेश करती हैं वो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं, ठीक है। और जैसे ही इन घाटों को पार करके वो भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करती हैं, वहाँ पर वर्षा की मात्रा को कम देखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो मानसून पवनें हैं। ये मानसून पवनें जब हमारी घूमकर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के अंदर पहुंचती हैं, यानी मेघालय राज्य के अंदर प्रवेश करती हैं, वहाँ पर इन तीनों पहाड़ियों के एक ट्रायंगल में ये पवनें फंस जाती हैं और पवनों के पास ऊपर उठने के अलावा कोई मतलब रास्ता नहीं बचता। अब जब पवनें, जलवाष्प से भरी पवनें ऊंचाई पर जाती हैं तो फिर औसांक बिंदु को प्राप्त करती हैं, संघनन होता है और वर्षा होती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर दो वो स्थान है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। पहला है पश्चिमी घाट। पहला कौन सा है? पश्चिमी घाट, जो कि अरब सागर मानसूनी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और दूसरा जहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है भारत का मेघालय राज्य, जहां पर मौसिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, राइट। सो वो वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपस में कोरिलेट करती हैं। सो आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं है कि किस तरीके से जो हमारे मुख्य तौर पर ओशंस हैं वो क्या क्या काम करते हैं, राइट। देन आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओशंस ऑन द कोस्टल एरिया विद द डिस्टेंस ऑफ लैंड फ्रॉम ओशंस। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वो सारे क्षेत्र जो स्थल भाग जल के समीप होते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये वो राज्य हैं, ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मुख्य तौर पर हमारे सागरीय क्षेत्र के समीप हैं, जहाँ पर तापमान, जलवायु में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और जैसे जैसे हम जल राशि से दूर जाते हैं, इनलैंड एरियाज़ में जाते हैं या लैंड लॉक्ड एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर जलवायु मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन दिस स्लाइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है हमारी दिस वन। इसी का ही आगे ब्रॉडवे है, इसको हम आगे देखते हैं क्या है। ब्रॉडली क्लाइमेट ऑन द अर्थ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि अगर हम जलवायु को औसत 2 भागों में बांटते हैं, जलवायु को 2 भागों में ब्रॉडली बांटा जाता है, हम स्थल और जलवायु, हमारे मैराइन और कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय। देखिए, महाद्वीपीय जलवायु का गुण आप लिख सकते हो विषम जलवायु से। किससे लिख सकते हो? विषम से। और जो मैराइन क्लाइमेट होती है उसको आप समझ सकते हो सम जलवायु से, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिवाइड बेसिकली होते इसी से हैं ये। और हमारे अगले अगले 2 सेक्शन में बटे हैं। पहला है महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, दूसरे होते हैं महासागरीय यानी कि मुख्य तौर पर मैराइन क्लाइमेट। अब आगे चलते हैं, क्या है? ओशंस करंट्स आल्सो कंट्रोल द क्लाइमेट ऑन द कॉन्टिनेंट लाइक कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट। देखिए, ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है। महासागरों के अंदर जब महासागरीय जल एक निरंतर दिशा में सारा साल प्रवाहित होता है, उसे हम महासागरीय धारा या ओशन करंट कहते हैं। वो 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझाऊं तो मैंने इससे पहले वाले सिलेबस के अंदर आप लोगों को ओशन करंट समझाई हैं, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी व गर्म। इसको समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो ओशन करंट निम्न अक्षांशों से 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री से करते हुए 90 डिग्री की तरफ बढ़ती हैं, यानी जो कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती हैं, वो होती हैं हमारी गर्म धाराएं, ठीक है। और जो हमारी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश से 0 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश की तरफ बढ़ती हैं, तो वो कैसी होती हैं? कोल्ड करंट होती हैं। 2 समझिए। अब आते हैं ईवीएस के पर्पज से। आप इसे समझिए क्या होता है। जब भी कभी गर्म पानी अगर किसी भी तत्व के ऊपर डाला जाता है, या एक ऐसा नॉर्मल बाल्टी पानी है आपके पास और दूसरी तरफ आपके पास गर्म बाल्टी का पानी है, तो नॉर्मल के अंदर अगर हम गर्म पानी मिलाएं तो वो नॉर्मल पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, राइट। अगर मैं एक नॉर्मल पानी की बाल्टी में ठंडे पानी की बाल्टी ऐड कर दूं
तो वो उस नॉर्मल पानी को, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। ऐसे ही ये ओशन करंट्स का काम होता है, क्योंकि ये निरंतर सारा साल एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो जब ठंडी जलधाराएं, ठंडी महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के संपर्क में आती हैं तो वहाँ के तापमान को गिरा देती हैं, ठीक है। और जब कभी हमारी गर्म महासागरीय धाराएं किसी स्थल भाग के संपर्क में आती हैं तो वो उसके तापमान को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, किसी भी गांव के तालाब, गांव के समीप या हमारे आवासीय क्षेत्र के समीप कोई नदी, कोई तालाब या कोई छोटा मोटा झरना आप लोगों ने देखा हो, तो जब भी हम कभी उस झरने के संपर्क में, नदी, तालाब या पौंड के संपर्क में हम बैठते हैं और वो हवा जो कि उस जल राशि की तरफ से आपकी तरफ आए वो ठंडी होती है, हमें ठंडक देती है। और ऐसी हवा जो स्थल से जल की तरफ जाए, यानी कि भूमि से पानी की तरफ जाए, वो गर्म होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हो, गांव के अंदर जब पहले कूलर, एसीज वगैरह नहीं होते तब क्या होता था, गांव के घरों में खिड़कियां बहुत अमूमन एक कॉमन देखने को मिलती थी। हमें पता होता था, या उनको जो हमारे आर्किटेक्ट होते थे उन्हें पता होता था कि इस तरफ से हवाएं चलती हैं, पछुआ आ रही है, अब पूर्वा आएगी, तो दोनों दिशाओं में खिड़कियां छोड़ते थे। और गांव के हम गांव में रहते थे, हमारे पास संसाधन कम थे, तो हम कम से कम एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए अच्छी चीज़ें ग्रहण करते थे। कैसे? जनरली हम उन खिड़कियों के ऊपर बोरी को या किसी कपड़े को गीला करके लटका देते थे, तो जब हवा उस बोरी, उस कपड़े को पार करके हमारी तक आती थी वो ठंडी होती थी। ऐसे ही आप समझिए कि जब ठंडी जलधारा किसी के संपर्क में आएगी तो उसके तापमान को गिराएगी, और जब गर्म जलधारा किसी स्थल के भाग के संपर्क में आएगी तो उसके तापमान को वो बढ़ा देगी। क्लियर है? एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ जस्ट बिकॉज द कोल्ड करंट। बेसिकली ये बहुत वाइडर कंसेप्ट है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रभाव करने वाला कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है, वो है करंट, ओशन करंट, यानी कि महासागरीय जलधारा। जब कभी ठंडी महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती हैं तो उन प्रवाहित होने के कारण हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पश्चिमी किनारे, यानी कि अगर आप एरो देखें, सो ये होते हैं हमारे वेस्टर्न, ये होते हैं ईस्ट, ये होते हैं नॉर्थ, और ये होते हैं साउथ, ठीक है। तो जब भी कभी भी ओशन करंट्स पश्चिमी किनारों पर प्रभावित करती हैं तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा कम होती है, तो वर्षा की मात्रा कम होने से मरुस्थलों का निर्माण होता है, डेजर्ट्स का निर्माण होता है। डेजर्ट की डेफिनेशन मैंने आपको जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में भी बताई है, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त हो, उस स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल को जब भी शब्द आप सुनो, आप कभी भी ये कंक्लूड मत करना कि मरुस्थल हमेशा गर्म होते हैं। मरुस्थल ठंडे व गर्म दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। जब भी कभी ये हमारे हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं, और हाई लैटिट्यूड पर होते हैं, यानी कि उच्च अक्षांशों पर होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश और 2000 मीटर की ऊंचाई, 5000 मीटर की ऊंचाई, तो ऐसे स्थानों पर भी वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलती है। इस कारण वहाँ पर ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। और यदि वो हमारे हमारे किस पे हों, लो लैटिट्यूड पे एरियाज पे हों, यानी कि हमारे निम्न अक्षांशों पर हों, जैसे 0 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 8 डिग्री, तो वहाँ पर जो डेजर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉट डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल को क्या समझना है? हॉट और कोल्ड दोनों ही प्रकार के मरुस्थल होते हैं, लेकिन मरुस्थल की जो परिभाषा है वो डिपेंड करती है किस पे? हमारी वर्षा की मात्रा पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओशंस ऑन क्लाइमेट। ये जो हमने लास्ट की 2 स्लाइड्स देखी, ये बेसिकली महासागरों का प्रभाव था किस पर? जलवायु पर और मौसम पर। अब हम जो अगला सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ओशंस एंड फूड रिसोर्सेज, यानी कि महासागरों का किस पर प्रभाव? सबसे ज़्यादा फूड रिसोर्सेज पर, ठीक है। तो ये है जनरली हमारा सेकंड स्लाइड। अब आते हैं इस पे, ये क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है? राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन। विश्व की इस समय जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो करीबन 7.6 अरब, यानी कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब के आसपास है, क्योंकि 7.5 अरब से ज़्यादा है, 7.5 से ज़्यादा है, तो हम उसको अमूमन 8 अरब के आसपास है, जल्दी ही 8 अरब भी हो जाएगी, ठीक है। अब इस राइजिंग पॉपुलेशन, इतनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या क्या चीज़ें चाहिए?
3 मूलभूत आधारभूत सुविधाएं ज़रूर चाहिए, वो है होम यानी कि आवास, दूसरा है आपका फूड और तीसरा है आपका क्लोथ। ठीक है, सबसे पहले है आपका हाउस यानी कि रेसिडेंस, फिर फूड और फिर क्लोथ। इन बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। और अब चौथा जो है वो भी इसके अंदर ऐड होने वाला है, ऐड हो चुका है, वो है फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ पीने लायक जल। ये चारों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। अब जब पॉपुलेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी, इस पृथ्वी का जो क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था कि जो लैंड यानी कि धरती है, एक धरती है और एक जल है, तो जो हमारी धरती माँ है, एक धरती है, स्थल भाग है, उसकी जो मात्रा है वो सीमित है। ठीक है, अब उस सीमित जल हमारी धरती को हम निरंतर कृषि के रूप में उपयोग करते हैं, आवास के रूप में उपयोग करते हैं, और हमारे जो खेत हैं, खलियान हैं, उनके भी प्रोडक्शन की एक लिमिट है, उत्पादन की एक क्षमता है। एक समय के बाद वो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। सपोज किसी का घर, एक अमून माने कि किसी के 1 एकड़ है या 1 किला है, तो उसके अंदर मान लीजिए 25 क्विंटल गेहूं होती है। 25 क्विंटल यदि गेहूं हो रही है, आपने उसके अंदर अच्छे से अच्छा बीज भी डाल दिया गेहूं का, और अपने अच्छे से अच्छे कीटनाशक भी डाल दिए, आपने अच्छे से अच्छे यूरिया के कट्टे डाल दिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम का मिला के, सिंचाई भी बहुत अच्छी, वर्षा भी बहुत अच्छी, उसके बाद मान लीजिए 25 क्विंटल की मात्रा उत्पादन हुई, तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसको बढ़ाकर 50 क्विंटल कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा, शायद हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो 25 क्विंटल एक फिक्स है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी के ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फिक्स है। तो एक फिक्स एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, एक मतलब एक स्थायी कृषि भूमि के ऊपर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या में यदि इसी प्रकार से विस्तार होता रहा, तो मानव के पास भोजन की तलाश में महासागरों की ओर देखने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। और ये अब भी है। मैं आपको अच्छे से जानते हैं कि खाने यानी कि जो खाद्यान्न है, खाद्य फसलें हैं, गेहूं, चावल, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके अलावा अगर कोई वस्तु खाने में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है तो वो है मछली, फिश। ठीक है, और फिश हमें ओशन से प्राप्त होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। सो राइजिंग पॉपुलेशन का कंसेप्ट आप ओशंस के साथ जोड़िए। फूड रिसोर्सेज के रेफरेंस में आते हैं, लैंड कैन नॉट फुलफिल फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल पीपल्स या ऑल द टोटल पॉपुलेशन। मैंने जस्ट बताया कि हमारी जो लैंड है उसकी एक फिक्स लिमिट है, उसके बाद वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। इन स्पाइट ऑफ ग्रेन यानी कि जो खाद्य फसलें हैं, उसके बाद फिश हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड एलिमेंट्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, खाद्य रूप में हम उपयोग में ला रहे हैं, इसलिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट या एलिमेंट्स फॉर मैनकाइंड। देन फिश फुलफिल द 10% ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी को, मानव फुल बॉडी को जितने परसेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 10% ऑफ द टोटल प्रोटीन कैन फुलफिल बाय द फिश। ठीक है, ये जनरल सी बात है। अब फिशरीज इज डेवलप इन एज अ मेजर इंडस्ट्री विच डिपेंड्स ऑन ओशंस, यानी कि जो मत्स्य उत्पादन है, फिशरीज है, ये एक मुख्य इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुआ है, जो डायरेक्टली किस पर निर्भर करता है? ओशंस पे। और इसके बारे में मैंने ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया हुआ है कि विच आर द 4 मेजर एक तरह से फिशरीज जो एक लोकेशंस हैं इन द वर्ल्ड, कौन कौन सी हैं, आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, बट आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी हम कभी कॉलेज के अंदर इंटरेक्ट करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस विद द हेल्प ऑफ मैप, राइट। सो विश्व के जो हमारे 4 प्रमुख स्थान हैं, उसके अंदर सबसे प्रमुख स्थान जो मत्स्य उत्पादन में है वो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यानी प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, जो विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला स्थान है। और इस क्षेत्र के अंदर कौन सा देश है? जापान, राइट। आते हैं दूसरा जो विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पश्चिमी अंध महासागरीय क्षेत्र। और जो सबसे बड़ा देश यहां पर मत्स्य उत्पादन करता है वो है यूएसए। ठीक है, ग्रैंड बैंक। उसके बाद आता है तीसरा, उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पूर्वी अंध महासागरीय क्षेत्र।
इस क्षेत्र के अंदर कौन से देश आते हैं? बेसिकली ब्रिटेन और हमारा जो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप जो है वो पूरा इस क्षेत्र में आता है। नंबर 4, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, वो है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन। इसके अंदर जो क्षेत्र आता है उसके अंदर वैल्कुअल, कैलिफोर्निया, ये जो मुख्य देश हैं जो सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अकेला जापान इस इंडस्ट्रीज में सबसे टॉप रैंक पर है मत्स्य उत्पादन करने में। उसका कारण, क्योंकि जापान कोई स्थल भूमि से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि छोटे छोटे द्वीपों के मिलने से बना हुआ एक देश है। और द्वीपों की जो सीमाएं हैं वो सागरों महासागरों के साथ काफ़ी अंदर तक फैली होती हैं। जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके बिहाफ पे उसने फिशरीज इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। रीज़न, उसके पास स्थल भूमि की कमी है, कृषि उत्पाद नहीं पैदा होते, इस वजह से जापान का सबसे बड़ा फूड एलिमेंट्स जो है वो फिश है, मछली है, राइट। अब आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटन इज द मेन फैक्टर फॉर द डेवलपिंग फिशरीज। जिन 4 स्थानों के नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उन चारों स्थानों पे विश्व की सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होने का मुख्य कारण यह है क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग गुणों वाली महासागरीय धाराएं मिलती हैं। आपको सिर्फ लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि महासागरीय जलधाराएं आपको ईवीएस के अंदर पढ़ाने में बहुत लंबा टाइम वेस्ट होगा और आपको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में डेफिनेटली पढ़नी ही है। सो आप सिर्फ इन्हें हाईलाइट कीजिए, समझिए, और अगर उसमें कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों के साथ महासागरीय धाराओं का चैप्टर भी डिस्कस कर लूंगा। सो मैंने आपको बताया कि फिशरीज के अंदर सबसे मुख्य काम जो होता है वो होता है फिश के फूड का, यानी मछली जो भोजन खाती है, जब उसे वो पर्याप्त मात्रा में किसी स्थान पर मिल जाता है तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली उनकी जो तादाद है, उनकी जो ग्रोथ है वहां पर ज्यादा होगी। अब जिन 4 स्थानों के मैंने आपके बारे में नाम बताए, उन चारों के अंदर आप सिर्फ इतना गुण लिखिए, चारों महासागरीय स्थानों के नाम लिखो, उनके अंदर लिखना कि क्यों यहां पर सबसे ज्यादा मत्स्य होता है, क्योंकि यहां पर 2 विभिन्न गुणों वाली महासागरीय जलधाराएं मिलती हैं, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। और जब भी कभी ठंडी व गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर फॉग का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। और कोहरे का निर्माण होना उस महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्लैंकटन उत्पादन करने में सहायक होता है। देखिए प्रकृति ने क्या खेल खेल रखे हैं। प्रकृति ने महासागर की धाराओं को उसी महासागर के अंदर मछलियों के उत्पादन का सबसे मुख्य कारण दे रखा है। धाराएं मिलती हैं, कोहरा बनता है। कोहरा प्लैंकटन के लिए अच्छा होता है। प्लैंकटन क्या होता है? सी फूड, एक तरह से समुद्री घास कह लीजिए, समुद्र में पैदा होने वाला कोई जीव कह लीजिए, जिसको मछलियां बड़े शौक से खाती हैं। जिस शौक से आप लोग अपना चाइनीज सामान खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन फिश के लिए प्लैंकटन इज अ मोस्ट फेवरेबल फूड। ठीक है, प्लैंकटन ज्यादा हुआ, कोहरा ज्यादा, प्लैंकटन ज्यादा, प्लैंकटन ज्यादा होगा, मत्स्य ज्यादा होगी, मछलियां ज्यादा होंगी, और मछलियां ज्यादा होंगी तो मछलियां पकड़ी भी ज्यादा जाएंगी। ठीक है, अकेला जापान विश्व की मतलब 1/3 से ज्यादा मछलियां जो वो अकेला पकड़ लेता है। अकेला जापान छोटा सा देश है, देख लीजिए, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, इसलिए इतने डिजास्टर्स आने के बाद भी वो हर बार बड़े जल्दी बहुत मतलब जोश के साथ खड़ा हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया जापान के बारे में, जनरली मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ। आप जापान को हिरोशिमा नागासाकी से आप बहुत आगे देखिए। इतना ब्लंडर वहाँ पर होने के बावजूद, इतनी भारी त्रासदी वहाँ पर आने के बावजूद, एटम बम का अटैक हुआ, उसके बाद वहाँ पर सुनामीज इतने आते हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं वहाँ पर सारे के सारे, वोल्केनोज फटते रहते हैं। सुनामीज एक बार भारत में स्ट्राइक की थी, आप लोग अब भी उसको याद करते हैं। ठीक है, लेकिन जापान में तो हर दूसरे तीसरे सीज़न के अंदर, हर सीज़न के अंदर किसी ना किसी द्वीप आइलैंड के ऊपर सुनामी का अटैक होता है। अर्थक्वेक तो वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते हैं, मे बी शायद कोई हर दूसरे तीसरे मिनट में किसी स्थान पर अर्थक्वेक के झटके वहाँ पर महसूस होते हैं। अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी आते हैं, सुनामी इन दोनों कारणों के साथ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा फटते हैं। मतलब इतने डिजास्ट्रिक चेंजेस होने के बाद, इतने ज़्यादा वहाँ पर हैज़ार्ड्स होने के बाद, फिर भी जापान जो है वो टेक्नोलॉजी और अपने एक तरह से दृढ़ संकल्प, एक स्ट्रेंथ के आधार पर हर बार बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करके दुनिया के सामने एक नया आधार, एक नया उदाहरण पेश करता है। ठीक है, तो ये था इस स्लाइड के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी।
सो स्टूडेंट्स फ़िलहाल आज के लिए हम इतना ही बेसिकली इसके बाद एक कॉल आई है, मैं उस कॉल को अटेंड करना काफ़ी कंपल्सरी है, विच इज़ डायरेक्ट फ़ोन कॉलेज। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वी विल डिस्कस अगेन, और जो इसका नेक्स्ट स्लाइड्स है आई होप वी विल द अदर। सो टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन।